अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा अकाउंटिंग के हेड्स को, और उसमें हमने एसेट को इन डिटेल डिस्कस किया, कैपिटल को डिस्कस किया, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने की कोशिश की। तो आज हम जो हमारे रिमेनिंग हेड्स हैं उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, हमने एसेट पढ़ लिया, हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को पढ़ा, हमने करंट और फिक्स एसेट्स क्या होते हैं उनको समझा, और हमें पता चला कि एसेट्स किस तरह हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं। देन हमने कैपिटल की बात की, इसको हमने पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस को। सॉरी। तो लायबिलिटीज, वैसे तो कल मैंने बता दिया था कि एक्सटर्नल इक्विटी है, लोगों का पैसा है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन जाता है, सरमाए का हिस्सा बन जाता है। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि लायबिलिटी को और कैपिटल को जो है वो सेम कंसीडर करते हैं कि एक ही बात है, ये इक्विटी है, लेकिन इनमें फर्क है। ऑल्दो कि ये बैलेंस शीट के अंदर एक ही साइड के ऊपर लिखे जाते हैं और दोनों इक्विटीज ही हैं, लेकिन इनमें फर्क ये है कि एक एक्सटर्नल इक्विटी है, दूसरी इंटरनल इक्विटी है। तो ये अब एक नई अप्रोच है कि अकाउंटिंग के चार हेड्स हैं, जो लोग बोलते हैं ना अकाउंटिंग के चार हेड्स हैं, वो इसी वजह से बोलते हैं, अदरवाइज अकाउंटिंग में पांच हेड्स ही हैं। तो लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म, या जिसको आप करंट लायबिलिटीज बोलते हो, वो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका करंट एसेट होता है, यानी ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो आपने पे करनी होती हैं विद इन 1 ईयर, पेबल विद इन 1 ईयर। ठीक है, इसमें आपके पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनकम सॉरी एक्सपेंस ड्यूज, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी पेबल एक्सपेंसेस जो है आपके, वो लाइक इसमें कोई आपने रेंट पे करना है, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, कोई इंश्योरेंस पेबल है, यानी कोई भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस जो आपने पे करना है, डेट गुजर गई है और आपने अभी पे नहीं किया, वो भी करंट लायबिलिटी का हिस्सा है, वो करंट लायबिलिटी ही है। देन आपके पास लॉन्ग टर्म, या जिसको आप फिक्स्ड लायबिलिटी बोलते हैं, वो है। अब ये इसमें क्या आता है, इसमें आपके पास डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन ऑन मॉर्गेज वगैरह वगैरह, लोन फ्रॉम बैंक, यानी एनी काइंड एनी लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी आपका। अच्छा, डिबेंचर क्या है? डिबेंचर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी को पैसे चाहिए और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास दो ऑप्शन है, जैसा कि हमने इक्विटीज के अंदर पढ़ा भी था। या तो अब एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंपनी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसको बढ़ाना चाहते हैं, या कंपनी के ऊपर थोड़े से बुरे दिन आए हैं, बुरे हालात आए हैं, उनको पैसे चाहिए कि वो स्टेबल हो सके। तो उनके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या वो शेयर्स इशू करें, यानी बिजनेस के अंदर पार्टनर्स बना लें, अपने कैपिटल को जो है वो डिवाइड कर दें और फंड्स रेज कर लें, पैसे उनको मिल जाएं और वो शेयर्स दे दें। और ये कोई फिजिकल शेयर्स नहीं होते, बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, या अगर वो इस तरह नहीं करना चाहते, या कंपनी की थोड़ी सी रेपुटेशन खराब हो गई है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कोई उसके शेयर्स नहीं ले रहा, तो फिर इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं जो डिबेंचर्स लेते हैं, डिबेंचर्स परचेज कर लेते हैं। अब डिबेंचर क्या है? डिबेंचर डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट फिक्स पे करना पड़ेगा। मसलन अगर मेरी कंपनी है, मुझे पैसे चाहिए, मैं डिबेंचर इशू करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स इशू करता हूँ, एग्रीमेंट होता है मेरा इन्वेस्टर्स के साथ, और वो मुझे पैसे दे देगा, मैं उसको वो डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, और हर साल मैं उसको इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, जितना भी हमारा इंटरेस्ट डिसाइड होगा। और जब टाइम पूरा हो जाएगा, मैं मार्केट के रूल के मुताबिक वो डिबेंचर उससे वापस ले लूंगा,
और उसको उसके पैसे उतने ही वापस दे दूंगा। तो डिबेंचर में तो इंटरेस्ट है। शेयर्स की बात करें, हाँ, अगर मैं इस इंटरेस्ट से बचना चाहता हूँ तो फिर मुझे पार्टनर बनाना पड़ेगा, मतलब कि मुझे शेयर्स अपने ऑफर करने पड़ेंगे। तो शेयर्स मेरे कॉमन स्टॉक जिसको आप बोलते हैं शेयर्स, अमेरिकन उसको स्टॉक बोलते हैं, और जो है इंग्लैंड वाले ब्रिटिश जो है वो इसको शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर अगर मैं इशू इशू करता हूं तो फिर वो मेरे पार्टनर्स बन जाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो मुझे उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उनको उनका प्रॉफिट देना पड़ेगा, डिविडेंड उनको देना पड़ेगा, इनकम यानी उनकी जो प्रॉफिट है। और अगर बहुत ही बुरे दिन है तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक भी इशू किया जा सकता है, यानी प्रेफर्ड शेयर इशू किए जा सकते हैं। उस पर डिविडेंड देना ही देना होता है, और आपने ऑलमोस्ट फिक्स होता है उसके ऊपर डिविडेंड। तो खैर वो एक अलग बात होगी। अब ये इस लिहाज से चूंकि लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा की लाइबिलिटीज है, बॉन्ड्स भी ये वो प्राइस बॉन्ड नहीं है जो बैंक इशू करते हैं और करेंसी के तौर पे यूज होता है, ऐसा नहीं है। मॉर्गेज वाला लोन सॉरी, मॉर्गेज वाला लोन आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास रखवा कर तो उससे लोन ले लेते हैं, तो वो मॉर्गेज लोन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आई। हाँ, एक और टर्म यूज होती थी जो कि अब ऑलमोस्ट ऑब्सलीट हो चुकी है, वो है मिड टर्म लाइबिलिटीज, जो कि 1 के बाद 3 साल तक की लाइबिलिटीज होती है, दरमियानी मुद्दत के कर्जे आप जिसको बोलते हैं। मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। अब इनकम की बात करते हैं। इनकम आपके पास दो तरह की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम तो पता चल गया कि मेरा अगर सपोज कि कोई बिजनेस है, लाइक मेरा बुक्स का बिजनेस है, तो वहां से जो मेरी अर्निंग है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। यानी एट सोर्स से जो आप काम कर रहे हैं वहां से आपको जो अर्निंग आती है वो डायरेक्ट होती है। तो एट सोर्स जो आपकी इनकम है वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप बात को समझें। इन्वेस्टर्स, जैसे अभी हमने बात की कि कोई इन्वेस्टर है जो डिबेंचर ले लेता है और उसको इनकम आ रही है, या वो किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उसको वहां से डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या उसका यही काम है? बिल्कुल भी नहीं, उसकी अपनी कंपनीज भी होंगी, उसके अपने बहुत सारे बिजनेस भी होंगे। तो वो जो उसके बिजनेस हैं जहां से उसको इनकम आ रही है, जो प्रॉपर उसका बिजनेस चल रहा है, वो एट सोर्स है। अदरवाइज बाकी उसकी कोई बिल्डिंग भी रेंट पर उसने दी हो सकती है, वहां से वो रेंट रिसीव भी कर सकता है, तो वो सारी की सारी इनडायरेक्ट है, यानी अदर देन एट सोर्स। लाइक इंटरेस्ट, रेंट रिसीव कर लिया आपने, रेंट एक्सपेंस है उस बंदे के लिए जिसने बिल्डिंग को रेंट पे लिया है, और इनकम है उस बंदे के लिए जिसने बिल्डिंग को रेंट पे दिया है। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह वगैरह, कमीशन भी आप रिसीव करते हैं, और भी आपको कैपिटल गेन और काफी चीजें हो जाती हैं। अब बात होगी एक्सपेंस की। एक्सपेंस भी सेम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस, अब ये नहीं कि ये भी कोई एट सोर्स हो, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस वेरी सिंपल, इसको समझना बहुत आसान है। मतलब आपने कोई चीज बाय की, बाय करके वो चीज जो है आपके वेयर हाउस तक आएगी, या जो भी लोकेशन है आपकी जहां भी आपने वो चीज रखवानी है वहां तक आएगी। तो आपको क्या क्या चार्ज करना पड़ेगा? कॉस्ट तो आप पे कर रहे हैं उस एसेट की, ओके। लेकिन ये वाला जो पोर्शन मैं बताने लगा हूं ना आपको, कॉस्ट के अंदर आपने कौन कौन से एक्सपेंस पे करने हैं? आपकी कैरिंग कॉस्ट, यानी चीज बाय करके आप ला रहे हैं और उस पे आपको फ्रेट, उस पे आपको कैरिज, आपको कस्टम ड्यूटीज, जितनी भी तरह की ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इसके अलावा फ्रेट, कैरेज, वेजेस वगैरह। तो ये वो अखराजात हैं जो आप चीज खरीद कर अपने वेयर हाउस तक लाने में बर्दाश्त करते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनका आपकी परचेज से ताल्लुक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका आपकी ट्रेड से और स्पेशली परचेज से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक आपके बिजनेस को रन करने से है। कारोबार चलाने के लिए आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है,
तो ये रेंट आपको पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस आपने करवाई है, उसका प्रीमियम आपको जो पे करना पड़ेगा। आपने कोई आपके पैसे डूब गए हैं, आपने लेने थे वो नहीं मिले, बैड डेट्स आपको बियर करने पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन जो आपके एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू कम हुई है वो बियर करना पड़ेगा। आपने सैलरीज देनी है स्टाफ को, वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनका परचेज से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपको बियर करने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आपने आज लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस को पढ़ा। फिर मैं आपको बता देता हूं कि कल हमने डिस्कस किया था कि एसेट हमारे डेबिट होते हैं, कैपिटल हमारा क्रेडिट है। हम क्रेडिट वाले को इस साइड पे लिख लेते हैं, कैपिटल हमारा क्रेडिट है, लाइबिलिटीज क्रेडिट है, इनकम क्रेडिट है। इनका वजूद ही क्रेडिट है। इनका वजूद, ये तीन चीजों का वजूद जो है वो क्रेडिट है। हाँ, अगर इनमें कमी आती है किसी वजह से तो वो उस सूरत में ऑपोजिट हो जाएंगी, वाइस वर्सा होंगी, डेबिट हो जाएंगी। एसेट हमारे डेबिट होते हैं, लेकिन अगर इनमें किसी सूरत से कमी आती है तो वो क्रेडिट होते हैं। डेबिट क्रेडिट रूल के अंदर इनको मजीद डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे। एक्सपेंस आपका डेबिट होता है, तो एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम है, और इसके अलावा बाकी तीन जो है उनका आपस में रूल सेम है। तो ये हमारा बेसिक का जो अकाउंटिंग के हेड्स हैं इनकी डिस्कशन का लेक्चर 3 था। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। तो इसको नोट कर लें और समझ भी लें, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे वो भी कर लें। थैंक यू।